हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 11th के फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशंस का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो डिफाइंड किए गए हैं उन सब के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं इन सब के बारे में भी इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर डायमेंशंस के इनिशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी इस लेक्चर के अंदर बातें करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस के लेक्चर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले साइंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, और साइंस के बाद हम जानेंगे फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो साइंस, क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि फिजिक्स साइंस का एक सब्जेक्ट है, तो क्यों ना हम साइंस क्या होता है यह जान लें और उसके बाद फिजिक्स क्या होता है यह जान लें। बहुत ही कम शब्दों में हम आपको इसको बताने जा रहे हैं। तो साइंस क्या है कि नेचर में जितने भी फेनोमेनन होते हैं, नेचर जो कि जिसमें हम सब रहते हैं इस नेचर में, और इसमें बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं। जैसे कहीं पर बारिश हो रही होती है तो कहीं पर गर्मी पड़ रही होती है, कहीं पर फ्लड आ रहा होता है। बहुत तरह के फेनोमेनन हमेशा नेचर में अलग अलग भागों में हमेशा होते रहते हैं। तो नेचर में जितने भी फेनोमेनन होते हैं, इन सारे फेनोमेनन का हम डेप्थ और डिटेल में जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के पश्चात जो भी हमें नॉलेज अर्न होता है, और ये सब करने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लगा है ह्यूमन बींग्स को। और इसके बाद जो नॉलेज ह्यूमंस को मिला है, तो इन नॉलेज को वह 3 कामों में लगाता है। पहला, नेचर में जितने भी फेनोमेनन होते हैं उसके प्रेडिक्शंस में, मतलब उसकी भविष्यवाणी में। दूसरा, नेचर में जितने भी फेनोमेनन होते हैं इसको कंट्रोल करने में। और साथ ही साथ नेचर में जो भी फेनोमेनन होते हैं इनके मॉडिफिकेशंस में। इसी को साइंस कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ह्यूमन बींग्स जो कि नेचर में रहता है और बहुत ही आदिकाल से रह रहा है, तो नेचर में जो भी फेनोमेनन्स उसके आसपास हो रहा होता है उसे उसने जितना भी डेप्थ और डिटेल्स में हो सकता था पॉसिबल, इन सब फेनोमेनन्स के बारे में स्टडी किया। बहुत साल लगे, बहुत मतलब सैकड़ों हजारों साल लगे। और इसके बाद इन सारे फेनोमेनन को स्टडी करने के बाद जो नॉलेज उसने अर्न किया, और उसी नॉलेज को वह ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग 3 यूजेज में इसे अप्लाई कर रहे होते हैं। पहला, जो भी नेचर में फेनोमेनन होता है उसको कंट्रोल करने में। जो भी नेचर में फेनोमेनन हो रहा होता है उसे प्रिडिक्ट करने में, भविष्यवाणी करने में। और साथ ही साथ जितना भी नेचर में फेनोमेनन होता है हमारे आसपास, इसे मॉडिफाइड करने में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन बींग्स जो कि आदिकाल में रहते थे, नदी के किनारे अपने घर या गांव बनाकर सामूहिक रूप से रहते थे। ये आपको मालूम होगा। तो जहाँ भी वह रहते थे वहाँ पर जो भी नदियाँ बहती थी उसमें फ्लड आया करता था, और जिसके कारण से काफ़ी जान माल की हानि होती थी। और यह आदिकाल की बात मैं बता रहा हूँ। बट आज के इस प्रेजेंट टाइम में, मतलब इस प्रेजेंट एज में, जो भी नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं, जो भी देश के कैपिटल्स बसे हुए हैं, यहाँ पर उन नदियों के ऊपर शुरू में यह
जो भी मानव जाति वहाँ पर रहते थे उनके घरों को बहा ले जाता था ये नदियाँ, जब उसमें फ्लड आती थी। बट आज के डेट में जब हमारे पास साइंस का नॉलेज है, तो इन नदियों के ऊपर हमने डैम बना दिया है, बांध बना दिया है, और जब भी इसमें बाढ़ आता है तो इसके फ्लो को हम कंट्रोल कर पाते हैं, जिसके कारण से हम बाढ़ के समय, मतलब जब बारिश के दिनों में इन नदियों में फ्लड आता है, तो हम इन फ्लड को आज साइंस के हेल्प से हमने उसमें फ्लड बनाया, और इन नदियों के फ्लो को, ओवरफ्लो को हमने कंट्रोल कर लिया है। मतलब फ्लड आना जो कि नेचुरल फेनोमेनन है, उसे हमने अपने साइंस के नॉलेज से, जो कि हज़ारों सालों के बाद हमें मिला, स्टडी करने पर, स्टडी भी जैसे तैसे स्टडी करने पर नहीं, बल्कि हमने डेप्थ और डिटेल्स में जितना भी पॉसिबल हो सकता था इन सब फेनोमेनन के बारे में स्टडी किया। हमें बहुत सारा नॉलेज मिला, और उसे यूज़ करके हमने आज जहाँ भी रिवर के किनारे शहर बसे हुए हैं, उन रिवर के ऊपर हमने कई जगह डैम्स बनाया है, और इससे रिवर के जो भी फ्लड के समय फ्लो जो अचानक से बढ़ जाते हैं, उसके कंट्रोल को हमने रोका, और हम आज फ्लड से बच पाते हैं बारिश के दिनों में भी। और साथ ही साथ हम नदी के फ्लो को, जो कि बारिश के दिनों में बहुत ही अधिक हो जाता है, न केवल इसके फ्लो को रोक पाते हैं, फ्लो को कंट्रोल कर पाते हैं, बल्कि इनके फ्लो को हम मॉडिफाइड करके आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से साइंस के यूज से हम जिन नदियों के पानी से फ्लड आया करता था और बहुत ही जान माल की हानि होती थी, उसके फ्लड के, मतलब उसके फ्लो को हमने कंट्रोल कर लिया, मतलब मॉडिफाइड करके उससे बिजली पैदा कर रहे हैं। तो यह सब पॉसिबल कब हो पाया है? साइंस के नॉलेज के कारण, मतलब साइंस के कारण हो पाया है। ठीक है। और आज कहीं भी बारिश होती है या कहीं भी गर्मी पड़ती है, तो इसका प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी हम पहले ही कर सकते हैं। तो यह सब भी, यह जो भविष्यवाणी, मतलब जो बारिश होना या आपका गर्मी पड़ना, ये सब नेचुरल फिनोमिनन है। हजारों सालों, लाखों सालों से यह होता आया है। शुरू में जो ह्यूमंस थे वह इनके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाता था, बट आज हमारे पास साइंस का नॉलेज है। हमने इसके बारे में स्टडी करके यह फेनोमेनन के बारे में, इन सारे फेनोमेनन के बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हासिल कर ली है। और इस तरह से आज कहीं पर भी अगर बारिश या आंधी या और भी कोई डिजास्टर्स नेचुरल फेनोमेनन होने वाला होता है, तो हम वहाँ पर पहले से ही प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। तो ये सब साइंस के नॉलेज और उसके यूजेस के कारण संभव हो पाया है। ठीक है। तो इस तरह से साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन in depth and detail as much as possible, and the knowledge so earned is used to control, to predict, or to modify these natural phenomenon. ठीक है।
तो अच्छे से आप साइंस के बारे में समझ चुके होंगे, यह साइंस का डेफिनेशन है। ठीक है, नेचर में जितना भी फेनोमेनन होता है उसका स्टडी डेप्थ और डिटेल्स में जितना भी संभव हो सकता है एक ह्यूमंस के लिए, और इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगा है, बहुत ही ज़्यादा हज़ारों सालों में हमने ये सब मतलब किया है, और उसके बाद हमें बहुत सारा नॉलेज मिला है, और इन्हीं नॉलेज के हेल्प से आज हम इन नेचुरल फेनोमेनन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, इन नेचुरल फेनोमेनन के बारे में प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं, और इन नेचुरल फेनोमेनन के पैटर्न को, मतलब होने वाले नेचुरल फेनोमेनन के पैटर्न को हम मॉडिफाइड कर पा रहे हैं। तो यही साइंस है। अब फिजिक्स क्या होता है इसे जानते हैं। तो नेचर में जितने भी नेचुरल फेनोमेनन्स होते हैं इन सब के पीछे नेचर के बहुत सारे लॉज वर्क करते हैं, और फिजिक्स इन्हीं लॉज का स्टडी है। मतलब नेचर में जितने भी फेनोमेनन्स होते हैं इनके पीछे जितने भी लॉज वर्क करते हैं, इन सारे लॉज का स्टडी, और इन लॉज को फिर हम इन्हीं नेचुरल फेनोमेनन्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, यही फिजिक्स है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी पेड़ से अगर कोई भी फल टूटता है तो वह हमेशा नीचे की ओर गिरेगा, और यह आज से नहीं हमेशा से होता आया है कि किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वह हमेशा नीचे की ओर गिरता है। तो इसके पीछे नेचर के जो भी लॉज काम करते हैं, आप जानते हैं ग्रेविटेशन इसके पीछे काम करता है। तो नेचर में इसके पीछे, इस फेनोमेनन के पीछे जो भी लॉज वर्क करता है इसका स्टडी फिजिक्स है, और साथ ही साथ इन लॉज का हम लोग फिर से इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसे हम फिर से यूज़ कर देते हैं इन्हीं नेचुरल फेनोमेनन्स में, मतलब इसी नेचुरल फेनोमेनन्स के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, यह फिजिक्स है। तो द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर that works behind a natural phenomenon and the implementation of these laws for the natural phenomenon is called physics। ठीक है, वैसे तो फिजिक्स का कोई भी फॉर्मल डेफिनेशंस किसी भी बुक में जनरली नहीं दिया जाता है, बट जो हमने अभी आपको यहाँ पर बताया है इसे ही फिजिक्स का डेफिनेशंस माना जाता है। ठीक है, मतलब एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि नेचर में जितने भी फेनोमेनन्स होते हैं हम सभी लोग जानते हैं इसके पीछे नेचर के ही लॉज वर्क करते हैं, इसके पीछे नेचर के लॉज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्हीं लॉज के बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं और साथ ही साथ इन्हीं लॉज को हम लोग फिर से इन्हीं नेचुरल फेनोमेनन के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, यही फिजिक्स है। जैसे हम जानते हैं कि जो भी हीट होता है, जो नेचर में बहुत सारा चीज़ जो सन के लाइट के कारण हीट हो जाता है, तो इसके पीछे जो भी लॉज काम करता है उसको हमने यहाँ पर जाना, और इसी लॉज को हम लोग फिर से किसी भी चीज़ को हीट करने में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने आसपास। जैसे फूड बनाना होता है तो जानते हैं इसके लिए जो हीट चाहिए, तो जो हमने नेचर में हीट होने के कारण
मतलब जो मतलब रीजन्स हैं उसके बारे में जान लिया है। अब हम किसी भी जगह पर हीटिंग इफ़ेक्ट के लिए जो लॉज हमने सीखा है नेचर से, उसी को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके हीट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तरह तरह के नेचर के लॉज हम अपने आसपास नेचुरल फिनोमिनन के थ्रू अब तक सीख पाए हैं और आगे आने वाले समय में सीखते रहेंगे। यह खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, यही फिजिक्स है। ठीक है, अब फिजिक्स के डोमेन्स, फिजिक्स को अगर स्टडी करना होता है तो यहाँ पर फिजिक्स के डोमेन्स में इसे डिवाइड किया गया है। डोमेन्स ऑफ फिजिक्स, डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का डोमेन्स, फिजिक्स का डोमेन्स इसे दो कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, फिजिक्स का डोमेन्स मतलब स्टडी के बेसिस पे फिजिक्स को दो तरह के डोमेन्स कह सकते हैं, मतलब रीजन में डिवाइड किया गया है। जो पहला डोमेन है वह है आपका मैक्रोस्कोपिक, MACROSCOPIC, मैक्रोस्कोपिक डोमेन। एंड दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, तो फिजिक्स को डिवाइड किया गया है फर्दर इसके दो डोमेन में। पहला डोमेन है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। इस डोमेन के अंडर हम उन सारे नेचुरल फेनोमेनन्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में होते हैं, हमारे यूनिवर्स में होते हैं, और वो हम देख सकते हैं, उसे हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, मतलब अपने आसपास होते हुए उसे देख सकते हैं। इसलिए हमने इसे लिखा है मैक्रोस्कोपिक, मतलब जो हमारे टेरेस्ट्रियल में या टेरेस्ट्रियल रीजन में या यूनिवर्स में जो भी नेचर में होने वाले फेनोमेनन्स होते हैं उसे हम देख पाते हैं और उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, उसके लॉज को सीखते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारे जो भी फेनोमेनन्स का मतलब होना होता है, ये सब हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। और इसमें जो फिजिक्स का ब्रांच आता है, मतलब इस मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर जो फिजिक्स का ब्रांच आता है वह मैकेनिक्स, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, ये सारे ब्रांचेज के अंडर हम जो भी स्टडी करेंगे वह मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स का रीजन कहलाता है। मतलब इसमें जो भी फेनोमेनन्स होते हैं नेचर में, वो इसके अंडर वो सारे विजिबल होंगे। वो सब हम अपने आँखों से या बहुत ही छोटे छोटे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या देखने वाले इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम इसे देखकर इसके लॉज, इसके पीछे के लॉज को हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो इस मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर जो फिजिक्स के मेन ब्रांच आते हैं वह मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है एंड ऑप्टिक्स है। तो यहाँ पर ये जो भी फिजिक्स के ब्रांचेज हैं, मैकेनिक्स MECH, यहाँ पे हमने इसका स्पेलिंग गलत लिखा है, MECHANICS। ठीक है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये सब मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स के अंदर आता है। और ये सारा टॉपिक को हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और दूसरा जो डोमेन है जिसमें हम उन सारे नेचुरल फेनोमेनन्स के बारे में स्टडी करते हैं जिसे हम अपने आँखों से
होता हुआ देख नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है देखने के लिए, उससे भी हम इसे नहीं देख पाते हैं। तो इन सारे फेनोमेनन को देखने के लिए, इसके बारे में स्टडी करने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। और बेसिकली हम लोग माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर बेसिकली एटम्स और न्यूक्लियस के अंदर जो भी फेनोमेनन होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी एटम्स या न्यूक्लियस के इनसाइड जो भी फेनोमेनन्स होता है और उसके पीछे जो भी लॉज वर्क करता है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। और इसे यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स जिसके अंडर हम एटम्स और न्यूक्लियस के इनसाइड जितने भी फेनोमेनन्स होते हैं उनके पीछे जो भी लॉज वर्क करता है उनके बारे में स्टडी करते हैं। यह फिजिक्स का बहुत ही वास्ट और एडवांस्ड ब्रांच है। यूनिट्स क्या होता है? तो यूनिट से पहले हम फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज़ को बोला जाता है जिसे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ हम मेजर करने के बाद इसे एक नंबर और एक यूनिट के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ऐसे ही क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो एनी क्वांटिटी which can be measured with the help of an instrument, an measuring instrument, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना होता है, और मेजर करने के बाद हम इसे एक नंबर और एक यूनिट के साथ इसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड with the help of a number along with an unit, ठीक है। इसे मेजर करने के बाद हम इसे एक्सप्रेस कर पाते हैं एक नंबर के साथ एक यूनिट मिलाकर, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वांटिटी होते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मास ऑफ ए लोड, ठीक है। एक कोई लोड है जिसका मास, तो जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 kg। तो मास ऑफ ए लोड, मास हम जानते हैं हमारा भी मास हो सकता नहीं बल्कि होता है। यहाँ पर इस चौक का भी मास हो सकता है, यह बोर्ड का भी मास हो सकता है, ठीक है। तो मास बहुत सारे चीज़ का हो सकता है, हमारे आसपास जितने भी चीज़ है हर एक चीज़ का मास होता है। तो मास ऑफ ए लोड हमने यहाँ पर लिखा है 2 kg। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एक नंबर है और किलोग्राम इसके साथ एक यूनिट, मतलब एक नंबर और एक यूनिट मिलकर एक साथ इसके मास को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से मास जिसे एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर और उसके साथ एक यूनिट के साथ इसे एक्सप्रेस किया गया है, तो यह मास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मास के अलावे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, धीरे धीरे हम सब यहाँ पर
देखेंगे। और आगे भी जब फिजिक्स हम पढ़ेंगे, बेसिकली फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज़ होते हैं वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, ठीक है। मास हमारे सामने एक फिजिकल क्वांटिटी है और मास को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वह वेजिंग मशीन होता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि वेजिंग मशीन या जो भी बहुत सारे मतलब टूल्स होते हैं, बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कभी कभी इसे हम तराजू से मतलब मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ वेजिंग मशीन होता है, बहुत सारे हैं, आप सबके बारे में जानते होंगे, ठीक है। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी, टाइम स्पेंट टू ट्रेवल। टाइम स्पेंट टू ट्रेवल अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 60 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर जो स्पेंड किया जाता है एक ट्रेवल में, वह यहाँ पर हमने एक्सप्रेस किया है 60 एक नंबर है और सेकेंड एक यूनिट है। तो यहाँ पर टाइम फिर से एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी एन यू, एन क्या है, एन नंबर है, यू क्या है, यूनिट, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो यह इसका जनरल फॉर्म होगा एन यू, एन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और यू उसके यूनिट को, ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटिटी क्या होता है इसे भी मैं बता देता हूँ आपको। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी के बारे में आप थोड़ा सा जान लें, क्योंकि हमने फिजिकल क्वांटिटी को तो बता दिया। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी सीधा एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को अगर हम मेजर करते हैं तो एक्सटेंट, उसका एक्सटेंट मतलब कितना, इसी को क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वांटिटी का मतलब हो गया एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट, एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट, एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी। किसी भी चीज़ को अगर हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं कि कितना है, मतलब कितना मतलब एक्सटेंट, उसका मात्रा कितना है, वही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी लोड को उठाते हैं तो हमने कितने लोड को, कितने वज़न को उठाया है, तो वहाँ पर हमने कितने वज़न, कितना उठाया है, तो वह हो सकता है 200 केजी हो सकता है वह 5 केजी हो। तो हमने यहाँ पर जो वज़न मतलब जो वेट उठाया है, तो वह जो वेट है क्या उठाया है, हमने वज़न उठाया है। कितना उठाया है, तो कितना जो उठाया है मतलब हाउ मच, वो उसकी एक्सटेंट को ही हम क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। इसके ज़्यादा मीनिंग्स में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हमने आपको क्वांटिटी को बस थोड़े से शब्दों में बता दिया है, ठीक है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। पहला जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, उसे बेसिक, बेस और फंडामेंटल, बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला टाइप का फिजिकल क्वांटिटी को बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब यह होता क्या है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो कि टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, इसे
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है, यह इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो दीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और ये ओनली 7, ये मात्र 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। दीज आर ओनली 7। ठीक है, इसका सिर्फ 7 ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो कि बेस और फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं। मात्र 7। क्या क्या होते हैं मैं भी आपको जस्ट बताऊंगा। जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का कैटेगरी है, इसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं बल्कि डिपेंडेंट होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। ठीक है, दीज आर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं और ये डिपेंड करते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज पे, एंड इट डिपेंड्स ऑन बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं किस पे? बेस फिजिकल क्वांटिटीज पे, और इसके नंबर्स काउंटलेस हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये ओनली 7 है और इनके नंबर्स काउंटलेस हैं। ठीक है, जब तक हम फिजिक्स स्टडी करते रहेंगे तब तक हमें यह मिलता रहेगा, और ये ओनली 7 है। अब ये किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम किया गया है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मास। ठीक है, हमने आपको बताया है कि मास फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, लेंथ, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर यह 7 फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमने यहाँ पर जिक्र किया है, ये सातों फिजिकल क्वांटिटी बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या क्या होता है? मास, टाइम, लेंथ, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास, टाइम, लेंथ के बारे में तो आप ऑलरेडी स्टडी करते आ रहे हैं, बाकी ये सब आपको आगे के स्टडी में मिलता चला जाएगा। जैसे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ये आप हीट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये दोनों आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, यह केमिस्ट्री में आपको मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको दिखाई देगा। तो ओनली दीज 7 फिजिकल क्वांटिटीज
ऐसे हैं जिसे बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। इसमें से हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए इसे बेस या फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अभी इसके क्या क्या यूनिट्स होते हैं जो कि होल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट्स क्या होते हैं। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, इसे मेजर करने के लिए हमने अभी देखा है कि एक नंबर और उसके साथ एक यूनिट मिलाकर लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा और कौन से यूनिट्स को हम फॉलो करेंगे, इसके लिए हम क्या फैक्ट को फॉलो करेंगे, इसे बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, यूनिट मतलब हो गया एक ऐसा मेजरमेंट का सिस्टम जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, मतलब इसे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ को फॉलो करना होता है। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है जिसे और उस एग्रीमेंट के बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक एग्रीमेंट में कहा गया है कि हम इसके एक स्टैंडर्ड को फिक्स किए हैं और ये स्टैंडर्ड को ही हम पूरे होल ओवर वर्ल्ड में इसे लेकर चलना होता है। इसलिए हमने इसके डेफिनेशन को लिखा है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, तो जो भी यूनिट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है उसे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट का सिस्टम जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब होल ओवर वर्ल्ड में सारे कंट्रीज़ इसे मानते हैं, इस सिस्टम को SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। इसके अलावा आप जानते होंगे CGS, MKS और FPS, ये 3 ओल्ड सिस्टम्स हैं जो इस सिस्टम के आने के पहले यूज़ हुआ करता था। तो हम इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस के दरमियान हम इसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिस सिस्टम को यूनिट्स के लिए फॉलो करेंगे, उस सिस्टम को यहाँ पे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, अब इस SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसमें जो हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसके 7 यूनिट्स प्रोवाइड किए गए हैं और इन 7 जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसे बेस यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स और ये SI सिस्टम में, ठीक ना, बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स जो कि SI सिस्टम के अंडर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके यूनिट्स को बेस या फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, द यूनिट्स फॉर बेस फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है,
और इसके अलावे बेस फिजिकल मतलब जानते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावे जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है वह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा यूनिट हमारे पास होगा डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड DERIVED, डिराइव्ड यूनिट्स। और ये यूनिट्स किसके लिए होंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है, यूनिट्स यूज्ड फॉर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो जिस तरह से यूनिट्स के दो कैटेगरी होते हैं उसी तरह से जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो कैटेगरी होते थे उसी तरह से यहाँ पर यूनिट्स के भी दो कैटेगरी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यूनिट्स के यहाँ पर दो कैटेगरी होते हैं, एक बेस यूनिट्स, दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। आपको याद रखना है बेस यूनिट्स हमारे पास मात्र 7 है, क्योंकि यहाँ पर बेस यूनिट्स बेस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को ही कहा जाता है, जो कि सिर्फ 7 होते हैं। और बाकी जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वहाँ पर जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। उनके नाम क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जिस सिस्टम को हम अब से फॉलो करेंगे वो सिस्टम यूनिट का SI सिस्टम होगा। ठीक है, क्योंकि यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो अब से हम जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को लिखेंगे, स्टडी करेंगे, वो सारे के सारे SI यूनिट्स के अंडर ही आएंगे। ठीक है, बेस यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बाद यूनिट नेम्स, और ये SI यूनिट नेम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके सिंबल। ठीक है, ये इसका टेबल है। तो सबसे पहला जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है मास। ठीक है, सबसे पहला जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है मास, इसका SI यूनिट का नाम किलोग्राम है, किलोग्राम। और इसका सिंबल के स्मॉल है और G भी स्मॉल है। यहाँ किलोग्राम का के भी स्मॉल से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया मास का। ठीक है, दूसरा लेंथ के लिए मीटर। लेंथ का SI यूनिट का नाम मीटर दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वह M। ठीक है, इसे हम सेपरेट कर देते हैं, हमारे पास चूँकि 7 है। ठीक है, लेंथ के लिए सिंबल यूनिट का M और इसका नाम होता है मीटर। तीसरा टाइम के लिए जो यूनिट SI यूनिट प्रोवाइड किया गया है इसे सेकंड कहा जाता है, सेकंड, और इसके लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है S। ठीक है, टाइम के बाद आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है उसका नाम है एम्पियर। और इसके लिए जो सिंबल फिक्स कर दिया गया हुआ है कैपिटल A। ठीक है, एम्पियर इसका नेम है, फुल नेम, और इसका सिंबल एम्पियर का कैपिटल A। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर 4 के बाद 5।
5 नंबर, इलेक्ट्रिक करंट के बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। 5th नंबर का यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट का नाम है केल्विन और इसका सिंबल कैपिटल के, ठीक है, कैपिटल के। कैपिटल सिंबल, कैपिटल लेटर तब यूज़ करते हैं जब वह किसी साइंटिस्ट के साइंटिस्ट के नेम से दिया जाता है। जैसे एम्पियर साइंटिस्ट का नेम था, केल्विन साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए इसका सिंबल कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। यहाँ पर ए एम्पियर है। 6 नंबर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट का नाम है कैंडेला, कैंडेला, और इसका सिंबल है सी डी, सी स्मॉल डी स्मॉल, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये सब आप याद कर लेंगे, ठीक है। और 7th नंबर, 7th नंबर है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका एसआई यूनिट का नाम है मोल और इसे शॉर्ट में MOL लिखा जाता है, ठीक है। मतलब इसका सिंबल हो गया MOL और यहाँ पर इसका SI यूनिट का नाम हो गया मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के नेम हैं और ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के नेम्स हैं और ये उनके सिंबल्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावे हम यहाँ पर 2 सप्लीमेंट SI यूनिट्स प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। यह 7 बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है और यह SI सिस्टम के अंडर यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स यहाँ पर यह मात्र 2 है, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स भी यहाँ पर दिया गया है, होल ओवर वर्ल्ड में यह अप्लाई होता है। सप्लीमेंट्री, इसे सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स कहा जाता है। यह बेस यूनिट्स से हट के है, ठीक है। इसके बहुत ही रेयरली यूज आप देख पाएंगे इस स्टैंडर्ड पर, मतलब क्लास 11th और 12th के स्टैंडर्ड पर इसके बहुत कम यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। जिसमें पहला है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और इसके लिए सिंबल, प्लेन एंगल का सिंबल, प्लेन एंगल मतलब यह आपका एक तरह से देखा जाए तो क्वांटिटी है, ठीक है। प्लेन एंगल क्वांटिटी है, इसके लिए सिंबल थीटा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट नेम, प्लेन एंगल यहाँ पर हो गया क्वांटिटी और इसका यूनिट नेम। प्लेन एंगल को जिस यूनिट से जाना जाता है उस यूनिट का नाम है रेडियन, रेडियन, ठीक है। और सिंबल, इसका सिंबल होता है RAD, ठीक है। प्लेन एंगल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जाता है SI यूनिट रेडियन से और इसका जो सिंबल होता है रेडियन का RAD। अब यह होता क्या है, तो अगर हम किसी सर्कल में, यह सेंटर है, यह इसका रेडियस है और यह आर्क है, ठीक है। किसी सर्कल में अगर यह एक आर्क है जो इसके सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ठीक है। और इस आर्क का अगर हम लेंथ मान लेते हैं DS, इस आर्क का लेंथ को अगर हम यहाँ पे DS से रिप्रेजेंट करते हैं तो देन यह थीटा जो एंगल यह आर्क इसके सेंटर पे फॉर्म कर रहा है जिसका रेडियस R है, तो थीटा इक्वल्स टू DS, मतलब यह आर्क का लेंथ DS बाय R और यह किस में होगा, रेडियन में। यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू DS बाय R, यह जो रेशियो होगा कोई नंबर होगा और यहाँ पर इसका यूनिट रेडियन में होगा।
यह प्लेन एंगल का आपका मतलब प्लेन एंगल के बारे में यह डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सॉलिड एंगल। दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, इस सिंबल से, ठीक है। यह क्वांटिटी हो गया और इसका यूनिट नेम, इसे मेजर किया जाता है यूनिट नेम स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है स्टेरेडियन से और इसका सिंबल क्या होगा? इसका स्टेरेडियन का सिंबल होगा एस आर, ठीक है। एस स्मॉल आर स्मॉल। अब यह होता क्या है? तो सॉलिड एंगल आपका कुछ इस तरह से होगा। अगर एक स्फीयर को लिया जाए और स्फीयर का सेंटर अगर हम मान लेते हैं, यह स्फीयर का एक पीस है, एक स्फीयर का हमने पीस निकाला है जिसका सेंटर O पे है और यह इसका रेडियस है, यह सब इसका रेडियस है R, और यह स्फीयर का एक सरफेस का इंटरफेस है। यह स्फीयर का एक सरफेस है जिसका कुछ न कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो इसके एरिया को अगर हम मान लेते हैं, इसका एरिया DA यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर यह एंगल बन रहा है, यह एंगल, ठीक है। यह जो एंगल आपको दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। यह जो एंगल आपको दिख रहा है यही एंगल सॉलिड एंगल है, D फाई, ठीक है। यह एक कोन, अगर यह वर्टेक्स है तो यह जो एंगल दिख रहा है यह आपका D फाई होगा। यहाँ पर फिर से अगर इस कोन का एरिया देखा जाए, ठीक है, एक सॉलिड कोन है मतलब इस तरह से, तो इसका एरिया आपका DA लिया जाएगा और रेडियस R, और यह जो एंगल दिख रहा है यह एंगल सॉलिड एंगल होगा। तो यह कोन के केस में हो गया और यहाँ पर यह स्फीयर के केस में, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी बुक में यह दिया रहता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यह एंगल D फाई इक्वल्स टू DA बाय इस स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर के बराबर होगा और इसका यूनिट होगा स्टेरेडियन, ठीक है। तो यह 2 सप्लीमेंट यूनिट्स थे। 7 बेस यूनिट्स के अलावे यह 2 सप्लीमेंट यूनिट SI सिस्टम के अंडर प्रोवाइड किया गया है। इसके नेम को आपको याद रखना है और इसके यूजेज बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ जो रेडियंस के यूज हैं, यह रेडियन के यूज ही आपको बहुत जगह देखने को मिल सकते हैं, बट यह स्टेरेडियन का यूज़ आपको शायद ही मिल पाएगा, ठीक है। अब बेस यूनिट्स को समझने के बाद हम आपको डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बता देते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है और इसके यूनिट्स को बेस यूनिट्स के हेल्प से फाइंड किया जाता है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स बेसिकली यूनिट्स फॉर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यूनिट्स जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए होते हैं उसे डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है और यह यूनिट्स भी यहाँ पर SI यूनिट्स ही यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं? तो इसका कोई मतलब SI यूनिट्स शुरू से दिया नहीं गया, बल्कि हम इसके यूनिट्स को बेस यूनिट्स के हेल्प से यहाँ पर फाइंड करते हैं। बेस यूनिट्स के टर्म्स में हम इसके यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम जानते हैं एरिया,
एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया क्या है, एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट एरिया जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है। तो एरिया का SI यूनिट निकालने के लिए हम इसमें जिस बेस फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है सबसे पहले यह तय कर लेते हैं। तो यह इसके फार्मूला से हमें मिलेगा। जैसे एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और यहाँ पे लेंथ को हमने लेंथ लिखा है, और ब्रेथ भी एक टाइप का लेंथ ही होता है, ठीक है। अब लेंथ का SI यूनिट मीटर, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे लेंथ का SI यूनिट भी मीटर होगा। तो इस तरह से इसका मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसे बिना ब्रैकेट के मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, ठीक ना। तो देयरफॉर यूनिट SI यूनिट ऑफ एरिया, SI यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ एरिया मीटर का होल स्क्वायर लिखें या मीटर स्क्वायर लिखें, दोनों ही यूज होते हैं। तो यह तो यूनिट का नेम हो गया, और इसका सिंबल हो जाएगा सिंबल मीटर स्क्वायर, मीटर का सिंबल का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से एरिया का SI यूनिट का नाम मीटर स्क्वायर और सिंबल M स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स के नेम को याद रखना है। बाकी जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो कि डिराइव्ड होगा उसका उसका यूनिट्स अगर हमें फाइंड करना है तो सिर्फ हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस का यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे स्पीड आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और इसका फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर इसका SI यूनिट निकालने के लिए हम डिस्टेंस का यूनिट को डिवाइड करेंगे टाइम के यूनिट से। अब डिस्टेंस जानते हैं क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का यूनिट के बराबर होगा, और लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड का यूनिट का नाम मीटर पर सेकेंड, और इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसे हम ms-1, चूँकि जानते हैं यहाँ पे m/s है, और अगर s ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट -1 होगा, ठीक है। तो यह इसका नाम हो गया यूनिट का मीटर पर सेकेंड, और सिंबल हो गया m/s, ठीक है। किसका, स्पीड का। यही वेलोसिटी का भी यूनिट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्स जानते हैं क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास एक्सेलरेशन होता है स्पीड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देयरफॉर यूनिट ऑफ फोर्स, मास का यूनिट, यहाँ पर जो बेस फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है वह मास है। तो यूनिट ऑफ मास
इंटू अभी हमने स्पीड का यूनिट निकाला है, तो यहाँ पे हम स्पीड की यूनिट लिखेंगे ऊपर में, यूनिट ऑफ स्पीड बाय यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम। यूनिट ऑफ स्पीड हमने निकाला है अभी मीटर पर सेकेंड बाय यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, ठीक है। तो किलोग्राम इनटू मीटर, और यहाँ पे सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड का स्क्वायर, मतलब किलोग्राम इनटू मीटर बाय सेकेंड, और यह भी सेकेंड नीचे ही आएगा डिनोमिनेटर में, तो सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट ऑफ फोर्स आपका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर, इस तरह से लिखते हैं। यह बाय है, इसको हम स्लैंट लाइन लिखकर इसे बोलते हैं पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स, यह यहाँ पर SI यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, न्यूटन, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन के ऑनर के नेम के कारण इसे, मतलब न्यूटन को ऑनर देने के लिए इसके यूनिट को न्यूटन रखा गया, इसके नेम को, ठीक है। अब इसका अगर हम सिंबल लिखेंगे तो यहाँ पर सिंबल हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, किलोग्राम के लिए केजी लिखेंगे, मीटर के लिए m लिखेंगे पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और न्यूटन के लिए n, जो कि न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था। तो यहाँ पर इसके सिंबल को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और n। तो यहाँ पे SI यूनिट ऑफ फोर्स का नाम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को यहाँ पर फाइंड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर यूनिट्स के नेम को नहीं लिखेंगे। इसको फाइंड करने में सिर्फ हम यूनिट्स के सिंबल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को आज समाप्त करेंगे। जैसे मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का SI यूनिट किलोग्राम, और वेलोसिटी जो स्पीड का SI यूनिट होता है वही होता है। तो वेलोसिटी का यहाँ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मास का किलोग्राम के लिए हमने जो सिंबल होता है किलोग्राम का केजी यूज़ किए हैं। वेलोसिटी जो मीटर पर सेकेंड होता है उसके लिए हम सिंबल यूज़ किए हैं, यहाँ पर पूरे नेम को हमने नहीं लिखा है, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसे इस तरह से भी लिखा जाता है किलोग्राम, और यहाँ पे किलोग्राम और मीटर के बीच इंटू है, तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे बीच में डॉट लिखना है, किलोग्राम मीटर और पर सेकेंड। तो अगर हम इस स्लैंट मतलब जो पर है इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे s जो कि नीचे है तो इस पर एक्सपोनेंट -1 लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम का SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स का SI यूनिट हमने अभी तुरंत निकाला है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का SI यूनिट होता है। और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं आप, लेंथ होता है
आगे के चैप्टर्स में डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट जो डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का लेंथ होता है, मतलब डिस्टेंस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और जो मीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पे तो किलोग्राम मीटर मीटर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क का SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यही होता है, ठीक है। या इसके लिए हम जानते हैं, इसे हम न्यूटन भी लिखते हैं ऑल्सो, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यूटन से मीटर। तो किलोग्राम वर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है और बेस यूनिट के टर्म में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यह दोनों ही यूज होता है, जनरली न्यूटन मीटर होता है, यह भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट फाइंड किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप किस तरह से फाइंड किए जाते हैं समझ चुके होंगे। तो ज्यों-ज्यों आप अब फिजिक्स के चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगे, जनरली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ही आपको मिलेंगे और उसके यूनिट्स और बाद में डायमेंशंस, जो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे डायमेंशंस के बारे में। तो आगे के फिजिक्स के चैप्टर्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ही प्रायः आपको मिलेंगे, उसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाते हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ आप इन सारे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्द से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी लेक्चर्स हमारे इस चैनल पर आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।